हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं एंड्यूरिंग क्लासेस पर ये इंग्लिश का एक बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सेशन जो हमने कुछ दिन पहले ही शुरुआत की है ये जो कि है 500 मोस्ट रिपीटेड एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी उन सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश का रोल जहाँ भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे फिर वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हों या फिर बैंकिंग और डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम दे रहे हों या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हों। इससे पहले मैंने दो वीडियो और डाली हुई हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आज इसी वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे जब तक हमारे 500 वन वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाते। होप आपने वे वीडियो देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा मैं। और इस वीडियो के आखिर में भी आपको वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पे क्लिक करके आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहुंचते हैं 40वें वन वर्डों की तरफ, क्योंकि पिछले सेशन में हमने 40 वन वर्ड तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 40वें वन वर्ड से। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 40वें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 40वें वन वर्ड में लिखा हुआ है ए पर्सन हु लाइक टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट या अदर एक्टिविटीज फॉर इंजॉयमेंट, नॉट एज ए जॉब। अगर मैं आपको ये समझाऊं तो ये कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी स्पोर्ट में या किसी एक्टिविटी में भाग लेता है सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए, ना कि एक जॉब के तरह, तो ऐसे पर्सन को हम एमेच्योर कहते हैं। हिंदी में बात करूँ तो शौकीन व्यक्ति कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर पर है ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्शली या कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी, कि एक मेडिकल की ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी व्यक्ति पार्शली का मतलब थोड़ी सी और कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से लॉस कर देता है अपनी याददाश्त को, यानी कि मेमोरी को। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम एमनीसिया कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो स्मृति लोप कहते हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे बात करते हैं, 42वें नंबर की तरफ चलते हैं। ए सब्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, एन ऑर्गेनाइजेशन, ईटीसी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल। एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि सरकार का कोई भी ऑर्डर ना चलता हो और सरकार का कोई भी कंट्रोल ना हो, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एनार्ची कहते हैं। एनआर्ची कहते हैं। अराजकता हिंदी में इसे कहते हैं। यानी कि किसी भी देश में जहां गवर्नमेंट का शासन ना हो, किसी गवर्नमेंट का किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो, ऐसी चीज को अराजकता कहते हैं, एनार्ची कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आपको क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप किसी चीज़ का सुधार चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। एंड तक वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। तो 43 वन वर्ड में है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स। यानी कि स्टडी करना ह्यूमन रेस की, ह्यूमन प्रजातियों की, स्पेशली किस चीज़ की? उनके ओरिजिन, यानी उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनकी कस्टम्स और उनके विश्वास क्या है, यानी कि उनके जो कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, और बिलीव्स का मतलब होता है विश्वास।
तो उस सब चीज़ों की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो इससे बन जाता है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान। तो आपको मैं छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं उनसे भी चीज़ों को रिलेट करवाते हुए याद करवाऊंगा। तो इसी तरीके से बने रहिएगा। 44 वाले की तरफ चलते हैं। ए कलेक्शन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फैमिली, ए पैलेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन, किस चीज का? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का, इतिहास के कागज या रिकॉर्ड। एक कलेक्शन होना इतिहास के डॉक्यूमेंट्स का और उनके रिकॉर्ड होना किसी गवर्नमेंट का, किसी फैमिली का या किसी पैलेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या किसी भी गवर्नमेंट, फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आर्कीव्स कहते हैं, यानी कि अभिलेखागार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। डेट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आसानी से बिलीव किया जा सके और जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सकते, तो उसे कहते हैं क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। आपने सुना भी होगा कई बार इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अविश्वसनीय भारत। लेकिन ये क्या है? क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाता है? विश्वसनीय। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड क्रेडिबल क्रेडिबल इंसान को ही मिलता है जिस पर क्रेडिट कार्ड वाले विश्वास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 46 की। तो 46 नंबर पर है लुकिंग, बिहेविंग या साउंडिंग लाइक वुमेन और ए गर्ल, कि किसी कैसा औरत की तरह दिखना, उसके तरह बिहेव करना और उसकी तरह आवाज निकालना। ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी एक्टिविटी जिसमें दिखाई देती है या ऐसे गुण जिसमें दिखाई देते हैं उसे हम इफेमिनेट बोलते हैं। या स्त्री स्त्रोण लिखा हुआ है, यानी कि अगर मैं हिंदी में समझाऊं, हिंदी में इसका मतलब होता है स्त्रियों वाले गुण। इफेमिनेट इफेमिनेट फेमिनेट का मतलब होता है फेमिनेट का मतलब होता है लेडीज, यानी कि स्त्री जाति। इसलिए इफेमिनेट को स्त्री जाति के लिए यूज किया गया है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। ए पर्सन हु सपोर्ट्स डेट बिलीव डेट ए सब सॉरी, एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन, कि एक ऐसा पर्सन जो इस चीज को सपोर्ट करता है कि वुमेन्स के पास सेम राइट हैं जितने कि एक आदमी के पास हैं, तो ऐसे आदमी को फेमिनिस्ट कहते हैं, नारीवादी कहते हैं। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जहाँ भी आपको फेमिनिस्ट शब्द मिल जाए वो कहीं ना कहीं औरतों से रिलेट होता है। तो फेमिनी का मतलब होता है औरत और इष्ट का मतलब होता है नारीवादी, यानी कि जो किसी चीज के कार्य को करता हो उसके लिए आई एस टी, बाद में उसके लिए आई एस टी लिखा होता है और उससे पहले का वर्ड उसके किसी ना किसी तरीके से जिसके बारे में बात हो रही है उसको शो करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, मर्डर हो जाना किसका? पूरी के पूरी जाति का या पूरे के पूरे ग्रुप का, पीपल्स के लोगों के पूरे ग्रुप का मृत्यु हो जाना या किसी पूरी जाति का मृत्यु हो जाना। तो ऐसे में इस चीज को क्या कहा जाता है? जीनोसाइड, यानी कि नरसंहार हो जाना। जीनोसाइड यानी कि नरसंहार, जैसे कि जलियांवाला बाग में हुआ था तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको जीनोसाइड बोला जाएगा। जीनो का मतलब होता है पूरे जीन्स की हत्या कर देना और साइड का मतलब होता है हत्या करना। साइड का मतलब होता है CID, जहां भी आपको दिखे, इसका मतलब होता है हत्या। और जीनो का मतलब होता है पूरे जीन्स की, यानी कि एक पूरे की पूरी रेस की बात करें अगर हम, उसकी हत्या को जीनोसाइड कहते हैं। तो होप आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ
49 की तरफ हम चलते हैं, तो 49 पर जो दिया गया है वो है easily tricked because of being too trusting, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है क्योंकि वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। ट्रिक्ड का मतलब होता है फूल बनाना। बिकॉज बीइंग टू ट्रस्टिंग, बिकॉज वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग है, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेता है। तो ऐसे बंदे को गलीवेल कहते हैं, यानी कि आसानी से धोखे खाने वाला कहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि गली में रहने वाले लोग गलीवल होते हैं, उनको आसानी से बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है या बहलाया फुसलाया जा सकता है। ऐसा है नहीं, लेकिन ये ट्रिक के रिलेट करके आपको मैं बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं, 50 की तरफ चलते हैं। ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, ए फीस, या फिर बात करें ए फीस पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, के एक पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, कि एक पेमेंट जो किया गया है किसी व्यक्ति की सर्विसेज के लिए। कोई आपको व्यक्ति कोई सर्विस देता है और आप उसके लिए पेमेंट करते हैं, या फिर ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, कि एक फ्री सर्विस के लिए भी एक छोटी मोटी जो पैसे हम दे देते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो ओनेरियम कहते हैं। ओनेरियम यानी कि मानदेय, यानी कि मान सम्मान में जो आपने दे दिया। बहुत लोग होते हैं जिनसे आपके जानने वाले होते हैं, अगर आप उनसे कोई काम कराते हैं तो कहते हैं, वो पैसे आपको नहीं बताते, कह रहे जो आपका मन हो दे दीजिए, यानी कि आपके मान सम्मान के लिए आप जो आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, एक्स्ट्रा आपसे कोई चार्ज नहीं करना चाहते वो लोग। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, या ऐसे अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ओनेरियम कहते हैं। आपने ओनर शब्द सुना होगा, ओनर का मतलब होता है सम्मान, तो वहीं से ये शब्द बना है, ओनर रियम, ओनेरियम शब्द बना है। होप आपको रिलेट हो गया होगा। आगे 51 की तरफ चलते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और तरह का दिख और किसी व्यक्ति की तरह दिखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा, बहरूपिये घूमते हैं जो कि पुलिस की वर्दी का रूप में फिरते हैं, और वे लोगों से कुछ ना कुछ की डिमांड करते रहते हैं। तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में इम्पोस्टर कहते हैं और हिंदी में ढोंगी कहते हैं, कि जो दूसरे की तरह बनकर दिखाए उस पर्सन को इम्पोस्टर कहते हैं। तो अगर रिलेट करवाऊँ मैं आपको, तो ऐसे याद रखिएगा कि पोस्टर पे जो फोटो लगे होते हैं, अगर आप किसी फिल्म को देखने जाएं तो फिल्म में भी एक्टर किसी दूसरे व्यक्ति की एक्टिंग करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, इम्पोस्टर कहलाते हैं। हम इन्हें ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पोस्टर पर जो व्यक्ति है वो इम्पोस्टर है, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की एक्टिंग कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं 52 नंबर वन वर्ड पर। ए पर्सन हु नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि जितना उसने लिए उधार लिया हुआ है, उस उधार को चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया, जिसके पैसे बिल्कुल खाली हो जाएं और उसे हम क्या कह देते हैं कि ये तो दिवालिया घोषित हो चुका है, तो इंसॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि जो अपनी लिए हुए पैसे को सॉल्व नहीं कर पा रहा, जो उसने उधार लिए हैं, तो उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। आगे बात करें 53 नंबर की। ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड पैलेस दैट यू विजिट, कि एक प्लान है किसी जर्नी का, या इंक्लूड द रूट, उसके इंक्लूड को करके रूट को, एंड द पैलेस डेट यू विजिट, तो ऐसे प्लान को क्या कहते हैं। आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो जाने से पहले आप डिसाइड करते हैं कि किस रास्ते से जाएंगे और किस जगह पर जाएंगे। तो इस प्लानिंग को जो है, ये जर्नी की जो प्लानिंग है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इटिनरी। क्या कहते हैं इसे को, इसको कहते हैं इटिनेररी, यानी कि यात्रा का कार्यक्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 की तरफ। अगर आपसे आगे कभी भी कोई पूछे कि प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग बोलना सही नहीं होगा, यात्रा की प्लानिंग को इटिनरी कहते हैं। ये शब्द आपकी बोलचाल में और आपके यूज में लाने से
आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 54 की तरफ चलते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, यानी कि एक गवर्नमेंट का एक ऐसा शासन जो किसी राजा या रानी के द्वारा चलता हो, ऐसे साम्राज्य को मोनार्ची कहते हैं, यानी कि साम्राज्यवाद कहते हैं। आर्ची का मतलब होता है शासन करना, ARCHY का मतलब होता है शासन, और मोना का मतलब होता है कि किसी राजा या रानी के द्वारा शासन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 55 की तरफ चलते हैं। ए नोटिस ऑफ समबडीज डेथ विद हिज वाइफ एंड अचीवमेंट्स, के यानी कि एक नोटिस ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति को डेथ का नोटिस आना विद हिज वाइफ या इसकी अचीवमेंट्स के साथ, तो ऐसे नोटिस को हम कैसे क्या कहते हैं, ऐसे नोटिस को हम क्या कहते हैं, ओबिटुअरी, यानी कि शोक संदेश। घर पे जब किसी की शोक, पहले क्या होता था, पहले घर पे एक छोटा सा कार्ड आता था, उस पे लिखा होता था शोक संदेश, और लिखा होता था कि हमारे पूजनीय ऐसे ऐसे इनकी इस कारण से मृत्यु हो चुकी है, तो दिनांक इसको हम इनकी तेहरवी कर रहे हैं। तो उस शोक संदेश को इंग्लिश में ओबिटोरी कहा जाता है। तो आपको आई होप के रिलेट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 56 की। देखिए, मैं इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली रिलेट करके बताऊंगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और वो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ के बारे में बताऊंगा तो आपको उसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरीके से आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपके लगभग सभी पक्के हो चुके होंगे। नोट पैड और पेन अपने साथ लेकर बैठिएगा, ताकि रिवीजन करने में आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। बात करते हैं 56 की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पक्षी विज्ञान हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। लॉजी का मतलब मैंने आपको स्टडी बताया था, जहां भी आपको लॉजी शब्द मिल जाए उसका मतलब होता है स्टडी, ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, यानी कि पक्षियों की स्टडी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। 57 की बात करूं तो गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, कि एक ऐसी सरकार जो किसी देश के रिच पीपल के द्वारा चलाई जाती हो, रईस लोगों के द्वारा चलाई जाती हो, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनिक तंत्र। धनिक तंत्र। देखिए, अभी मैंने क्रेसी का मतलब आपको बताया था, CRACY, क्रेसी का मतलब होता है शासन, और प्लूटो का मतलब होता है धनी, यानी कि धनी लोगों का शासन प्लूटोक्रेसी कहलाते हैं। आर्ची का मतलब भी शासन ही होता है, ARCHY भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, तो दो चीज आपको देखने को मिल सकती है। 58 की अगर मैं बात करूं तो ए पर्सन हु नोज या यूजेस राइट्स इन मोर देन वंस लैंग्वेज, ए पर्सन जो जानता है या यूज करता है मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा भाषा जानने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पोलीगोट, यानी कि बहुभाषी। देखिए, पोली का मतलब होता है बहुत सारी, और गोट का मतलब होता है, ग्लोट का मतलब होता है भाषाएं, यानी कि बहुत सारी भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को हम पोलीगोट बोलते हैं। आगे बात करते हैं 59 की, ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क, यानी कि एक जॉब जो आपको पेड करती है काफी पैसा, इवन दो इन्वॉल्व्स लिटिल वर्क, काम कम होने पर भी आपको अच्छा खासा पैसा जिस जॉब में मिलता है उसको हम सिनेश्योर कहते हैं, यानी कि सिनेक्योर कहते हैं, यानी कि एक आराम पसंद नौकरी। इसे इंग्लिश का मन इंग्लिश का सेम वर्ड हिंदी में लिख दिया है, लेकिन इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि कम पैसे में आरामदायक जॉब। ठीक है, सिनेश्योर। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर पे चलते हैं। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, यानी कि एक ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट जो अलाउ करती है पीपल्स को टू हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो उसके क्राइम के लिए उसको सजा देती है, लेकिन फिर भी उसे क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है या माफ़ कर दिया जाता है, उसे एमनेस्टी बोलते हैं, यानी कि आम माफ़ी कहते हैं।
जैसे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि किसी की फांसी को या किसी की सजा को वो माफ कर सकता है, तो उस माफी को एमनेस्टी बोला जाएगा, आम माफी कहा जाएगा। आगे बात करते हैं 61 की, ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर, कि ऐसी चीजें या ऐसे जंतु जो ग्रो करते हैं या रहते हैं नियर वाटर, पानी के, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, तो एक्वाटिक कहते हैं, जलीय कहते हैं। आगे बात करते हैं 62 की, द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ पास्ट एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री बाई एग्जाम examining the remains of buildings and object found in the ground, यानी कि एक ऐसी स्टडी करना किसी बीते हुए कल्चर की जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई चीज़ हो और अब वो विद्यमान ना हो, और सिर्फ उसकी बिल्डिंगें या कुछ उसके छोटे मोटी चीज़ें मिली हों, वो भी कहाँ, ग्राउंड में, यानी कि ग्राउंड के नीचे कोई चीज़ें दबी हुई हों, तो ऐसी चीज़ों को, की स्टडियों को हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं, यानी कि पुरातत्व कहते हैं। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, आर्कियो का मतलब होता है पुरानी चीज़ों की स्टडी, यानी कि पुरातत्व विभाग की जो स्टडी होती है उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। इसी चीज़ के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 65 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 10 और रह चुके हैं, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। 66 की तरफ अगर हम चलते हैं तो 6 में क्या है, स्पोकन या डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, कि कोई ऐसी चीज़ जो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के तैयार की गई हो, ऐसी चीज़ को हम एक्सटेम्पोर कहते हैं, या बिना तैयारी के। जैसे कि ये वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये चार्ट जो तैयार किया गया है, इसे मैं एक बार रिपीट नहीं किया और मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बिना किसी एक बार रिवीजन के मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ इसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको रिलेट होकर अच्छे से याद हो रहा होगा। ये सारे के सारे वर्ड एक आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और उसको रिवीजन करिएगा हर दूसरे दिन या तीसरे दिन में। जब भी मैं अगली कोई वीडियो लाऊं, उस अगली वीडियो के आने से पहले आप पीछे का एक बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिक सेट होना शुरू हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, 67 की तरफ चलते हैं। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होना अपने खुद के विश्वास पर, जैसा आप मानते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, फैनाटिक कहते हैं, यानी कि कट्टर। एक व्यक्ति जो बिल्कुल कट्टर, उसे कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ पर अड़े रहने वाले इंसान को फैनाटिक कहते हैं, यानी कि कट्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग फैन होते हैं ना, किसी चीज़ का कोई फैन है, तो वो कहता है कि वो गलत भी अगर उसने कुछ किया होगा ना तो वो तब भी उसकी बुराई नहीं करेगा क्योंकि वो उसका फैन है, यानी कि फैनाटिक, कट्टर वाली भावना आ गई है उसमें। बात करते हैं 68 की, ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन lives a very simple life alone and does not meet or talk to other people, कि एक ऐसा पर्सन जो रिलीजियस रीजन की वजह से अकेले रहना पसंद करता है, अकेले लाइफ जीना पसंद करता है, ना ही किसी से ज़्यादा मिलता है और ना ही ज़्यादा बात करता है, ऐसे को एकांतवासी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हर्मिट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर किसी से नहीं मिलता है ऐसा आदमी को हर्मिट कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ, ए एनिमल इलनेस इन विच somebody has a strong desire which they cannot control to steal things, यानी कि एक ऐसी मेंटल बीमारी हो जाना किसी इंसान के अंदर कि उसे बहुत ज़्यादा जोर से डिज़ायर होती है जिसे वे कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो बीमारी क्या है, चोरी करने की, यानी कि अंदर से आता है कि कुछ चुरा लेता हूँ, एक ऐसी मेंटल बीमारी होगी कि बिना चोरी करे हुए रह नहीं पाता इंसान, तो उसे बोलते हैं चोरी करने की बीमारी, और हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, मेनिया का मतलब होता है बीमारी, और क्लैप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब अपने चोरी करना, चोरी करना है किसी चीज़ से छुपा कर उसको लेके आना, क्लेप्टोमेनिया कहते हैं उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं 70 की, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी कि अच्छे से जाना जाता है, किया
बुरा होने के लिए जाना जाता है, कि एक व्यक्ति जो अपने गलत कारनामों के लिए जाना जाता है, ऐसे आदमी को नटोरियस बोलते हैं और हिंदी में उसे कुख्यात कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 71 की तरफ। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी कोइंस और मेडल्स, कि एक ऐसा पर्सन जो कलेक्ट करता है और स्टडी करता है, कोइंस का मतलब सिक्कों की, और मेडल्स तो आपको पता ही होंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कोइंस की और मेडल्स को इलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है, ऐसे पर्सन को हम हिंदी में मुद्रा शास्त्री और इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। IST का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, किसी काम को करने वाला, और उससे पहले जो वर्ड लिखा होगा वो होगा वो काम जिसे करने वाले की बात हो रही है। जैसे कि न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक का मतलब हो गया क्या, कि सिक्कों की, न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है एक तरीके से मेडल या सिक्के, और IST का मतलब होता है उनका अध्ययन करने वाला। तो न्यूमिस्मेटिक कहलाया क्या, मुद्रा शास्त्री। आगे बात करते हैं 70, शायद 71, चलो जो भी है, मुझे लगता है ये दोबारा से कोई चीज़ रिपीट हुई है। 71, 72, 73 दोबारा से रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, अच्छे से ज़्यादा हो जाएंगे। और आगे बात करते हैं इसी के बारे में, जो जो भी नंबर ये होगा, 71 इसमें लिखा है, पर आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि 71 से 73 तक पहले आ चुके हैं, तो ये 74, 75, 76 होना चाहिए। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं ए पोएम डेट स्पीक्स टू ए पर्सन थिंग्स सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट, कि एक पोयम जो स्पीक करती है किसी पर्सन के थिंग के बारे में, टू सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट, यानी कि जो स्पेशल इवेंट सेलिब्रेट हुआ है उसके बारे में एक पोयम है जो स्पीक करती है, उसे क्या बोलते हैं, ओड कहते हैं, स्रोत कहते हैं। एक ऐसा स्रोत जो किसी इवेंट के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, ओड कहते हैं, ODE, ओड। बात करें अगले नंबर पर जो दिया हुआ है, इसे है ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, यानी कि एक पर्सन जो ज़्यादा फॉर्मल रूल्स जो होते हैं, यानी कि जो परंपराएं चली हुई हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है, एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, और उन्हें क्या करता है, जो उनने बुक से सीखा है उन पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो देन मेरिट का मतलब होता है, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों को ना सोच के वो व्यक्ति जो फॉर्मल रूल्स हैं, फॉर्मल बिलीव्स हैं, यानी कि रूढ़िवादी जो चीज़ें होती हैं, परंपराएं जो पहले की चली हुई हैं, जो उसने किसी किताब में पढ़ा है, उन पे ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि प्रैक्टिकल लाइफ पे। तो ऐसे बंदे को हम हिंदी में रूढ़िवादी कहते हैं और इंग्लिश में पेडेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे को कहते हैं पेडेंट आदमी कहते हैं। अगर बात करें अगले की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कि किसी लैंग्वेज की के डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है उसे हम, साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फिलोलॉजी, यानी कि भाषा का शास्त्र। जैसे कि हिंदी के अर्थशास्त्री होते हैं, इंग्लिश के अलग शास्त्री होते हैं, तो इन सब को स्टडी करने का मतलब लॉजी होता है, और फिलो का मतलब होता है लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं जो आदमी, उसे क्या कहते हैं, फिलोलॉजी, यानी कि भाषा शास्त्र कहते हैं। तो आगे दो और बच चुके हैं जो कि क्या है, बात कर लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग excessive paperwork and tedious procedure before official action can be considered or completed, यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, कि एक कोई ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ती है और बहुत एक लंबे चौड़े, टेडिशियस का मतलब होता है थकाने वाला, उबाऊ करने वाले प्रोसीजर की जरूरत होती है, बिफोर किसी ऑफिशियल एक्शन को लेने से पहले, किसी भी ऑफिशियल एक्शन को कंप्लीट करने से पहले, जो उसके बहुत ज़्यादा थकाऊ और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेपर वर्क वाली जो चीज़ें होती हैं, उसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं, यानी कि लेट लतीफ़ी कहते हैं, देरी करना। जैसे कि आपने गवर्नमेंट काम देखे होंगे कि गवर्नमेंट काम जब तक ऑफिशियल एक्शन उन पर होना होता है उससे पहले इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई, कि इंसान क्या हो जाता है,
थक जाता है, और उसको क्या कहते हैं, लेट लतीफ़ी कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा डिले कर दिया काम में, तो इसको इंग्लिश में रेड टेपिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 75 की। अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स और वंस हु स्पीक लेस, यानी कि अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना पसंद नहीं करता और जो स्पीक कम बोलता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि एक ऐसा आदमी जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में तो अल्पभाषी कहते हैं और इंग्लिश में रेटिसेंट कहते हैं। आप ऐसे क्या बात कर सकते हैं, इसके ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि हमारे जो रेट हैं वो संत हैं और संत लोग शांत रहते हैं, तो रेटिसेंट, रेट भी संत होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, शांत रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। इससे ऊपर का जो रेड टेपिज्म है, इसके एक ट्रिक बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जितनी भी सरकारी फाइलें हैं लाल धागों में या लाल फाइल में बांध कर रखते हैं, यानी कि उसमें इतने चौड़ मोटे मोटे कागज होते हैं, इतना गड्ढा होता है कागजों का, यानी कि बहुत सारी कागजी कार्रवाई होके उसकी फाइल बना के बांधते हैं रेड कलर से, तो उसे क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क हुआ हुआ हो, रेड टेपिज्म। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा लेट हो गए, शायद 30 के आसपास, 30-32 मिनट की पहुंच गई है वीडियो, पर हमारा प्रयास ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा सके। ये वीडियो पिछली वीडियो से अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी पिछली वीडियो से अच्छी है और इसी तरीके से हम वर्क करते रहेंगे आगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। वीडियो में आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सभी का धन्यवाद।